आज आप सच्ची कहानी सुनकर दंग रह जाएंगे। इससे पहले कि अगर आप जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है महाराष्ट्र का एक जिला है कोल्हापुर। दरअसल यहां की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है अश्वनी विद्या। अश्वनी विद्या पढ़ने में ठीक ठाक थी, लेकिन परिवार वालों ने उसकी शादी करा दी। साल 2005 में शादी होती है। राजू गोरे नाम के एक लड़के से जब शादी हो जाती है तो वह पति से मिलती हैं। पति से बातचीत होने के दौरान उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूं, तो उसका पति कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। तुम पढ़ना चाहती हो, आराम से मेहनत करो, मेरी भी जिस चीज की भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे लिए जो भी मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पति ने जब उसका साथ दिया तो उस लड़की ने मेहनत करना शुरू कर दिया और उसने एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की उसने तैयारी करनी शुरू की। और 2 साल के बाद ही यानी कि शादी के 2 साल बाद उसने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। जैसे ही एग्जाम क्वालिफाई करती हैं उसको सब इंस्पेक्टर का एक पोस्ट मिलता है और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलने के बाद ट्रेनिंग होने के बाद उसको साल 2007 में ही उसकी पहली पोस्टिंग होती है पुणे जिले के अंदर। और पुणे जिले में वह पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ यहां पर रह रही थी। अपने परिवार के भी ध्यान रखना होता था, यानी कि पति का भी ध्यान रखना होता था, और अपनी नौकरी भी बड़ी अच्छे से बड़ी अच्छी ईमानदारी के साथ नौकरी कर रही थी। 3 साल तक यहां पर पोस्टिंग रहती है और 3 साल के बाद इनका ट्रांसफर यहां से हो जाता है। ट्रांसफर होकर सीधे जाती है सांगली जिले में, और जिस सांगली जिले में पहुंचती हैं तो वहां जाने के बाद वह अपनी एक बेटी भी पैदा हो जाती है। इस बीच में बड़ी प्यारी सी बेटी और पति के साथ सांगली में जाकर शिफ्ट हो जाती है। एक कमरा लेते हैं और हम वहां पर रहना सहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार बड़ी जिम्मेदारी मिला करती थी, इसलिए जिम्मेदारी मिलने के बाद थोड़ा सा अटक जाया करती थी। समझ नहीं आता था तो इसलिए अपने सीनियर के पास पहुंच जाया करती थी। सीनियर इंस्पेक्टर थे उसी थाने के अंदर जिस थाने में इनकी पोस्टिंग होती है। उनका नाम अभय कुरुंदकर होता है। उनके पास जाती है, उनसे मदद मांगती हैं। बहुत अच्छा स्वभाव होता है और लेडी इंस्पेक्टर की मदद कर दिया करते थे। जब मदद कर दिया करते थे तो थैंक यू बोलने पर उन्होंने कहा कि नहीं थैंक यू कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों का यह काम है। इस तरह से जब अच्छी अच्छी बातें शुरू में इन दोनों के बीच में होती थी तो अच्छी अच्छी बातों की वजह से ही इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती ज्यादा गहरी होने लगती है, इसलिए दोस्ती के बीच में ही प्यार भी हो जाता है और प्यार भी कुछ ज्यादा ही हो जाता है। लेकिन इन्हें मिलने मिलाने का कहीं मौका नहीं मिलता था। यह महिला ड्यूटी करती थी, ड्यूटी करने के बाद फिर अपने घर पर आ जाया करती थी। घर पर बेटी और पति इंतजार कर रहा था। उधर जो इंस्पेक्टर होता है उसकी भी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चों का बाप होता है। दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी की हकीकत को अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे और वक्त मिलता था तो कहीं जाकर यह मुलाकात भी करते थे। यानी कि इन दोनों के बीच में आप शारीरिक संबंधी भी बनने लगते हैं और यह दोनों एक दूसरे के बड़े करीब आने लगते हैं। साल 2013 आता है और साल 2013 आने के बाद इस महिला इंस्पेक्टर का यानी कि अब सांगली से ट्रांसफर हो जाता है रत्नागिरी जिले के अंदर। अब जब रत्नागिरी जिले के अंदर ट्रांसफर होता है तो यह कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए छटपटाते थे, परेशान होते थे। अब यहां से यानी कि सांगली से रत्नागिरी की जो दूरी होती है लगभग 172 किलोमीटर दूर होता है। यदि कार से सफर को तय करते हैं तो लगभग इस सफर को तय करने के लिए 4 घंटे 40 मिनट का लगभग समय लगता है और इंस्पेक्टर को इस वक्त में कोई परेशानी नहीं होती थी। वह सीधा सांगली से रत्नागिरी के लिए गाड़ी अपना लेकर जाता था और जाकर मिलता था और बातचीत करता था। जब वक्त आगे बढ़ने लगता है, वक्त आगे बढ़ते बढ़ते इनका प्यार और ज्यादा गहरा होने लगता है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और वह महिला इंस्पेक्टर दोनों एक दूसरे से जब मौका मिलता था तब मिल लिया करते थे। अक्टूबर 2014 का वह महीना था। एक दिन इस महिला इंस्पेक्टर ने अपने पति जिसका नाम होता है राजू गोरे उससे कहती है कि मैंने शादी कर ली है, यानी कि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ कागज है, आप इन्हें देख सकते हो और मैं आपकी जिंदगी से अब दूर जाना चाहती हूं। तुम बेटी को लेकर आराम से रहना और मैं कभी कभार इससे मिलने के लिए आ जाया करूंगी।
यानी कि उस महिला इंस्पेक्टर ने अपने पति को समझाने की कोशिश की। उसका पति चुपचाप रहता है, खामोश रहता है कि उसे पता था कि वह जान चुका था जिस तरह से उसकी बीवी उसे लगातार दूर जा रही थी, और वह किसी और के चक्कर में थे, यानी कि इंस्पेक्टर के चक्कर में थी। तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से आभास हो चुका था, वह जान चुका था कि शायद मैं इसे रोकने की भी कोशिश करूंगा तो यह रुक नहीं पाएगी। इसलिए उसने उसको जाने दिया। जब वह महिला चली जाती है, अपने बेटे से मिलने के लिए कभी कभार आ जाया करती थी। इसी तरह से लगातार वक्त आगे बढ़ने लगता है। 4 महीने तक वह अपनी बेटी से मिलने के लिए आती रही, लेकिन 4 महीने जब बीत जाते हैं, फरवरी 2015 में, उसके बाद फिर वह अपनी बेटी से कभी मिलने के लिए नहीं आई। नवी मुंबई में वह एक कमरा लेती है। कमरा लेने के बाद इस बीच में उसकी पोस्टिंग यहां से यानी कि रत्नागिरी से भी अलग हो जाती है। वह मानव अधिकार आयोग में उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वहां पर रहने लगती है। और एक कमरा ले लिया था। अब कोई रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी। अब इंस्पेक्टर उसके कमरे में आता था, रुकता था। एक दूसरे के साथ यह लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही करके वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। जिंदगी की यह इनके सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। 11 अप्रैल 2016 को एक दिन यह अपने कमरे से निकलते हैं। गार्ड से कहती है कि गार्ड दूध वाले से बोलना कि कई दिन तक वह दूध लेकर बिल्कुल भी ना आए, मुझे जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है। यहां से निकल जाती है। 15 अप्रैल 2016 को उसका भाई होता है, छोटा भाई जिसका नाम आनंद होता है, जो किसी दूसरे शहर में रहकर नौकरी करता है, उसको एक व्हाट्सएप करती है। व्हाट्सएप करने के बाद कहती है कि मैं किसी काम से यूपी जा रही हूं, वहां पर मुझे एक मामले की जांच पड़ताल करनी है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर अपने भाई को मैसेज देती है और मैसेज देने के बाद यह चली जाती है। और उसके बाद लगभग 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना बीतने के बाद मई का प्रथम सप्ताह का साल 2016 की यह बात है। पुलिस हेडक्वार्टर से कोल्हापुर इस लेडी इंस्पेक्टर के पिता के पास फोन पहुंचता है कि तुम्हारी बेटी कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रही है, क्या बात है, क्या तुम्हारी बेटी यहां पर आई है? कोल्हापुर में तो उसके पिता कहते हैं ऐसा तो नहीं है, वह तो वहां ड्यूटी ही कर रही है। अभी बोल कर गई थी कि वह उत्तर प्रदेश में जा रही है किसी मामले की जांच करने के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जांच नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। जैसे ही उस लड़की की यानी कि इंस्पेक्टर के पिता ने यह बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने बेटे आनंद से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो बहन है वह काफी दिन से गायब है, उसका कहीं पता ही नहीं है, क्या तुम उसे ढूंढने में मदद करोगे? वह भाई छुट्टी लेकर सीधा मुंबई पहुंचता है। वहां आने के बाद अपनी बहन को तलाश करना शुरू कर देता है। जिस व्यक्ति के संपर्क में वह महिला थी, जहां जहां वह रहती थी, वहां उसके भाई आनंद लगातार जाता था, लेकिन कहीं से कोई सफलता उसे मिलती नहीं है। जब सफलता नहीं मिलती तो 14 जुलाई 2016 को एक कालम्बोली एक पुलिस स्टेशन होता है। वहां जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी दर्ज करा देता है और दर्ज कराने के बाद पुलिस से लगातार कोशिश कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि इतनी जल्दी हो सके उसकी बहन मिल जाए तो अच्छा है। बहन मिल नहीं रही थी, इसलिए लगातार अपनी तरफ से कोशिश करता रहता है। ठीक 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद भी पता नहीं चलता, किसी तरकीब से वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेता है। जो इसका पहला पति होता है वह भी मिलने का समय लेता है। और मिलने के समय लेने के बाद फिर मुख्यमंत्री इस मामले की जांच बड़ी अच्छे से कराते हैं, ईमानदार से कराते हैं। और जब जांच का सिलसिला शुरू होता है तब जाकर पुलिस के सामने जो चौंकाने वाली बातें आते हैं वह बाकी अपने आप में हैरान करने वाली बात होती है। दरअसल पुलिस ने सबसे पहले इसके पति को ही उठाया, उससे बातचीत से कहा कि तुमने अपनी पत्नी को कहां छुपाया है, जगह बताओ। जब यह बात पति तक पहुंचती है तब पति कहता है कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे पूछो जिससे वह फोन पर बहुत सारी बातें करती थी, जिसके साथ वह रहने की बातें करती थी। मेरे पास से तो वह अक्टूबर 2014 से लापता हो गई है। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जैसे ही एक नाम आता है, अभय कुरुंदकर, जो कि पुलिस का इंस्पेक्टर होता है, सीनियर इंस्पेक्टर, उससे पुलिस कैसे बात करें। लेकिन जब मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश था तो आखिरकार उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। वह कहता कि हां, जिस दिन वह वहां से अपने ऑफिस से निकली थी, मानव अधिकार आयोग के ऑफिस से निकली थी,
शाम 6:40 पर वह भयंदर यानी कि उसका वहां पर एक कमरा होता है। वह वहां पर आती है। 11:40 पर हम एक होटल में रहते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद वह अपने चली जाती है। इस लेडी इंस्पेक्टर का नंबर इसी बीच में स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद उसका नंबर खुलता जरूर है, लेकिन फिर वह मिलती नहीं है। कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती, इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में उस इंस्पेक्टर के नंबर की सीडीआर जब निकलवाई जाती है तो उसमें एक ऐसा नंबर था जिससे लगभग कई सालों से बहुत सारी बातें होती थी। जब उस व्यक्ति को पुलिस ने तलाश करने की कोशिश की तो उसका नाम निकाल कर आता है कुंदन भंडारी। दरअसल कुंदन भंडारी लगभग 20 साल से इसी इंस्पेक्टर का वह ड्राइवर होता है। उससे जब पूछा जाता है कि तुम उस दिन कहाँ थे, यानी कि दोनों की लोकेशन बिल्कुल ठीक ठाक आ रही थी, तो जब इस कुंदन भंडारी से पूछा जाता तो वह कहता है कि मैं साहब के साथ उस समय होटल में ही रुका हुआ था, जिस होटल में इन्होंने खाना खाया था। अब पुलिस ने वहां जाकर जब क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चलता है कि वहां पर एक महिला जरूर आई थे, लेकिन ड्राइवर नहीं आया था, ना ही ड्राइवर रात को रुका था। तब पुलिस ने ड्राइवर से अपने तरीके से पूछताछ की। जब उससे शक्ति से पूछा तब उसने एक नाम लिया जिसका नाम होता है महेश फॉलिंगकर। और महेश फाइलिंगकर जो होता है वह पुलिस इंस्पेक्टर का बहुत खास दोस्त होता है, बचपन का दोस्त होता। जब पुलिस उसको उठाती है, गिरफ्तार करती है, उसके साथ जब शक्ति से पेश आती है तब वह कहानी बताता है। दरअसल उस दिन उन्होंने कोई खाना नहीं खाया था। भयंदर की उस कमरे में लेकर जाते हैं। भयंदर का कमरा यानी कि एक जगह थी, फ्लैट था, मुकुंद जगह थी भयंदर में। वहां लेकर जाते हैं। वहां ले जाने के बाद उस महिला को मारते हैं। मारने के बाद जो कटर मशीन होती है, कटर मशीन से उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़ों को फ्रिज के अंदर पैक कर देते हैं। बाकी जो बड़े टुकड़े बचते हैं उन टुकड़े को बसी खड़ी लगती है। उसे बसें खड़ी में बहुत ज्यादा पानी होता है, उसे खाड़ी में उस पानी में लाश के टुकड़े को फेंक दिया जाता है। जो पुलिस अब उस टुकड़ों को लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह टुकड़े आसानी से हाथ नहीं आते। और पुलिस ने जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया तो आखिरकार इसमें एक दो नहीं बल्कि उस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ उसका ड्राइवर कुंदन भंडारी, उसका बचपन का दोस्त महेश पालनकर और उसका एक और साथी होता है राजेश पाटिल। यह इनको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जेल भेज देती है। यह व्यक्ति जिसको हाल ही में अभी भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया था, उसी व्यक्ति ने एक महिला यानी कि अपनी प्रेमिका के जो कि शादीशुदा होती है, वह खुद भी शादीशुदा होता है। जब इससे पूछा जाता है कि इसका कत्ल क्यों किया तो उसने कहा कि लगातार शादी का दबाव बना रही थी, प्रेशर बना रही थी और मैं इस प्रेशर से बहुत तंग आ चुका था, परेशान हो चुका था। मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, फिर वही मुझ पर लगातार दबाव बना रही थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। इसलिए उसका कत्ल किया, इसलिए उसके लाश टुकड़े किए, इसलिए उसकी लाश के टुकड़ों को जब वह डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे तो फ्रिज के अंदर उन्हें पैक कर दिया था। लगभग 22 महीने के बाद इस घटनाक्रम पर जब खुलासा हुआ था, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था जो राष्ट्रपति से मेडल प्राप्त था वह व्यक्ति कातिल हो सकता है, और कत्ल भी उसने इतना भयानक रूप में किया था। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को डराना या धमकाना नहीं बल्कि आपको सचेत करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोज एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।